नमस्कार। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने जनता के नाम संदेश में कोविड के बारे में बहुत चिंता जताई है और उसके ऊपर जनता को क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके उन्होंने गाइडलाइंस उस दिन थोड़े से पेश किए थे और अगले दिन थोड़े दूसरे टाइप के पेश किए थे। आज मैं इस संवाद में उसी परिप्रेक्ष्य में आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, जब मैं आज कोविड के बारे में बात करूँगा तो मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करूँगा, और जब मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा तो मैं देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जो जिलेटिन स्टिक्स रखी गई है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जो पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। बहुत बड़ी एक अभिनेत्री है, उसके घर में जेसीबी और बुलडोजर के से पूरा उसका घर तोड़ दिया गया, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। एक एक्स सर्विसमैन, निहत्थे सर्विसमैन के ऊपर गुंडागिरी करके उसको मारा पीटा गया, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। और 100 करोड़ की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा कोविड के ऊपर। और कोविड में भी पहले मैं वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में बात करूंगा। महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में, अगर हम मुंबई की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से मुंबई बीएमसी एमसीजीएम की लिमिट में 227 वार्ड्स में बांटी गई है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक मुझे मेरी थोड़ी सी पढ़ाई है या मुझे जो थोड़ा ज्ञान है, मुंबई में 108 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। हम हर एक वार्ड में एक सर्विस जो है वैक्सीनेशन की सर्विस वो नहीं दे पा रहे हैं। हम इससे ज़्यादा और क्या बात करें आपसे। 227 वार्ड हैं और 108 वैक्सीन सेंटर हैं। आपको जनता के बीच में जाके, जनता के नज़दीक में जाके वैक्सीनेशन सेंटर खोलने चाहिए, क्योंकि जिनके पास ना गाड़ी की सुविधा है, ना इतने पैसे हैं कि ओला ओवर करके जाएं, और जो बहुत गरीब तबका है वो नज़दीकी अपने हॉस्पिटल तक जाएं, उनके लिए आपको उनके घर के नज़दीक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर चालू करना चाहिए। और ऐसे मुंबई का मैं चाहूँगा कि 227 के 227 वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर चालू होना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं। मुंबई में बीएसटी और एसटी के बहुत सारे डिपो हैं। थोड़े बहुत डिपो बीएमसी की कालाबाजारी के तहत थोड़े लीज पे दिए हैं, लेकिन फिर भी बीएमसी और एसटी के बहुत सारे डिपो और हजारों लाखों स्क्वायर फुट जगह फालतू में पड़ी है बिना किसी उपयोग के। आप हर एक डिपो, चाहे वो एसटी का डिपो हो या बीएसटी का डिपो हो, उसमें आपको 2-3 कमरे खाली करा के, साफ सफाई करा के, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके वैक्सीनेशन सेंटर तैयार करने चाहिए। आपने डॉक्टर की भी कमी की बात की थी। वो जो चैरिटेबल कमिश्नर हैं उनके तहत वो एरिया में जो भी चैरिटी कमिश्नर के तहत जो हॉस्पिटल आते हैं उनको आदेश दीजिए कि अपने मेडिकल स्टाफ को वो स्थानिक डिपो पे सेवा के लिए भेजें। हफ्ते के 10 दिन की, 15 दिन की ड्यूटी पे रोटेशनल ड्यूटी लगाइए। और ये सब संभव है। आपको प्रयत्न करना चाहिए, आपके प्रशासन को प्रयत्न करना चाहिए। कोविड के दौरान अगर सभी एसेंशियल सर्विसेज ने तो काम किए हैं, मेडिकल ने किए हैं, अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर, अपने दायरे से बढ़कर अगर किसी ने काम किया है तो वो पुलिस स्टाफ ने किया है। उन्होंने बहुत सारा अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपना काम किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने पुलिस स्टाफ को कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर के तहत वैक्सीन कराई है, वैसे ही आपको
उनके परिवार को करानी चाहिए। पुलिस वाले अपने काम खत्म करके 2-2 दिन की ड्यूटी देके जब घर पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को खतरा है तो वो है उनके परिवार को, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में कोविड की सेवा करके आए होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके जितने भी परिवार में रेशन कार्ड में जितने भी हैं, माता पिता भाई बहन भाभी, सबको नज़दीकी डीसीपी लेवल तक का एक जोनल ऑफिस बना के उनको बहुत ही जल्दी आपको वैक्सीन करानी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। कोविड वॉरियर, उनकी फैमिली को कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर और फ्रंटलाइन वर्कर के तहत उनको वैक्सीनेशन करनी चाहिए। ये हुई आपकी वैक्सीनेशन की सेकेंड, जो डिपो के बाद एक जो पुलिस का भी डीसीपी लेवल पे चालू कर सकते हैं। और वहाँ पर भी आपको डॉक्टर मुहैया कराने की जरूरत नहीं है। हर एक पुलिस वालों के और पुलिस स्टेशन के और डीसीपी लेवल के इतने अच्छे संबंध होते हैं स्थानिक चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के साथ, लोकल डॉक्टर्स के साथ, कि वो हंसते हुए अपनी सेवा 3 दिन के कैंप के लिए, 5 दिन के कैंप के लिए डीसीपी जोन में, डीसीपी के ऑफिस में दे सकते हैं। सिर्फ एक इनिशिएट करना चाहिए। इससे फ्रंट लाइन वॉरियर जो है पुलिस वाले, उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमारे घर वालों को भी वैक्सीनेशन हुआ है। अब बात करते हैं गर्दी की। सबसे ज्यादा गर्दी अगर होती है तो वो डेली रेशन शॉप पे, भाजी मार्केट्स में भाजी लेने के लिए। और इस गर्दी को दूर करने के लिए हमको चाहिए कि लोकल उनके नज़दीक में वीकली बाजार या 2 दिन छोड़ के चालू करना चाहिए। अगर फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके, अपना जो फल सब्जी लेके आता है तो मुंबई में आपका प्रशासन उनको लगाने नहीं देता है। लोगों के उसके बावजूद कि हमको चाहिए, स्थानिक लोगों के आश्वासन के बावजूद कि हमको वो चाहिए, उसके बाद भी आपका प्रशासन उनको लगाने की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद जब लोग सड़कों पे उतरते हैं, स्थानिक नेता आते हैं, उसके बाद आपका प्रशासन जागता है और उनको परमिशन देता है। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये गर्दी को बढ़ावा क्यों देते हैं एक ही भाजी मार्केट में? अगर अपना महाराष्ट्र का कोई फार्मर किसान आता है और मुंबई में कहाँ पर एक वीकली बाजार लगाता है तो उसको अनुमति देनी चाहिए। इससे गर्दी भी कम होगी और उनको अच्छी सब्जी भी मिलेगी। दूसरा सबसे ज़्यादा गर्दी का जो स्रोत है वो है बीएसटी बस। अभी आपने ये गाइडलाइन में बताया है कि सिर्फ सिटिंग अलाउड है, स्टैंडीज अलाउड नहीं होगी। हमने देखा है कि 25-25 वाली कैपेसिटी में भी 60 यात्री, 60 ट्रैवलर्स बस में सफ़र करते हैं। आपको चाहिए था कि 1.5 साल से स्कूल बंद है और साथ में ही स्कूल की बसें बंद हैं और बंद थी और हैं। स्थानिक जिला अधिकारी के तहत और एजुकेशन ऑफिसर के तहत ऐसे स्कूल्स की लिस्ट मंगानी चाहिए जिनके पास ये बसें हैं, और इन बस के साथ में एक ड्राइवर और एक जो उनका हेल्पर होता है, उनका नाम नंबर लेके उनकी वैक्सीन करा के ये बसेस को कमर्शियल तौर पर 2 तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो छोटे छोटे एरिया से लेके नज़दीकी जो बिजनेस एरिया वहाँ तक, या तो पॉइंट टू पॉइंट, चर्च गेट से दहीसर, वाशी से वीटी, थाने से अपना कालवा देवी, या ऐसा जैसा एक रूट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। उसमें एक तो बीएसटी बसेस पे लोड कम पड़ेगा, इनकी बसें भी चालू होंगी, और अगर आपके जिलाधिकारी की तरफ से टिकट के एक सामान्य दाम होते हैं तो यात्रियों को सुविधा के साथ में सुरक्षा भी मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपके जो गाइडलाइंस बनाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए था। आइए बात करते हैं लॉकडाउन की और एसेंशियल जो सर्विसेज है उनकी। आज कोविड के 1 साल के बाद ऐसा कोई भी चीज नहीं है या ऐसा कोई भी धंधा या बिजनेस नहीं है जो एसेंशियल नहीं है। हर एक धंधा, हर एक बिजनेस एसेंशियल है। पिछले इतने टाइम से बंद था। मेडिकल, रेशन, भाजी मार्केट, ये सब तो एसेंशियल है, लेकिन उस आदमी के लिए जिसने एक भाड़े की दुकान ली है और रोजमर्रा की जो चीजें बेचता है उसके लिए, और उसी से वो दिन की कमाई करता है, उसके लिए सबसे एसेंशियल है उसकी दुकान। और उस दुकान पे काम करने वाला जो
उसका जो एम्प्लॉय है उसकी जो काम जिस दिन काम करेगा उसकी दिहाड़ी पगार मिलेगी, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। हमको चाहिए कि हम उसका ध्यान रखें। आपको जिसने भी ये सलाह दी है कि ये एसेंशियल है या ये एसेंशियल नहीं है, उसको या तो ये जो ज़मीनी हकीकत है कि ज़मीन में क्या है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, या तो वो सिर्फ और सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसा करके उसने ये किया कि ये एसेंशियल है या ये एसेंशियल नहीं है। ऐसे जो है ऐसे गाइडलाइंस नहीं बनते हैं। ज़मीन की जो हकीकत है उनको हमको समझना चाहिए। आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। आप कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, अब जो जिनका ऑनलाइन का काम है वो घर से काम भी करेंगे, लेकिन किसी का लैपटॉप, किसी का कंप्यूटर ख़राब हो गया, किसी की मोबाइल ख़राब हो गई, उसको ठीक कराने के लिए आपने जो उनके घर के नज़दीक के मोबाइल शॉप्स हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप्स हैं, सबको बंद करा दिया है। वर्क फ्रॉम होम के तहत अगर उसकी कोई जैसा जितना यूज़ होगा वो चीज़ उतनी बिगड़ेगी या कोई ख़राब होगी तो उसको रिपेयरिंग कहाँ पे कराएंगे। यहाँ तक कि आपने चार्जर के लिए भी वो दुकानें बंद की कि चार्जर नहीं ले सकते। आपको ये छोटी छोटी बातें हैं वो समझना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ। पिछले 13 महीनों से बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। अभी तो आपने एक अच्छा किया है कि 1st से 8th तक जो है उनको प्रमोट किया है, लेकिन फिर भी जो बाकी के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम हैं जी, या जिनके जो स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम है उनको चालू है, उनके लिए पेपर, स्टेशनरी, ग्राफिक्स पेपर, जो दूसरे पेपर है, ये सब पेपर जो हैं वो स्टेशनरी की दुकान से मिलते हैं। उनके असाइनमेंट्स के लिए जीरोक्स निकालने पड़ते हैं, नोट्स के लिए जीरोक्स निकालने पड़ते हैं। आपने जीरोक्स की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, ये सब आपने बंद कर दी है। इसके लिए आपको चाहिए कि ये सोच समझ कर कि भाई अगर हमने वर्क फ्रॉम होम किया है, बच्चों को पढ़ते हैं, तो ये जो दुकानें हैं, ये जो चीज़ है रिस्ट्रिक्शन के साथ चालू कीजिए, लेकिन ये आपको चालू करना चाहिए। मैं ऐसे हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ जो आपके गाइडलाइंस को काउंटर करते हैं और उसमें ही आपके मिस्टेक हैं। लेकिन मैं सबसे मेन बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब चीज़ें नॉन एसेंशियल हैं तो जो फिल्म्स की शूटिंग है, सीरियल्स की शूटिंग है, वो उसमें किस मापदंड पर एसेंशियल है। IPL जो है वो किस मापदंड पर एसेंशियल है। आपको जिसने भी ये तथ्य दिया है कि भाई ये IPL और फिल्म की शूटिंग एसेंशियल है, और जो तथ्य आपके सामने उसने रखे हैं वो हम आपको जनता के सामने पेश कीजिए कि किस बिहाफ पर आपने ये दोनों चीज़ों को एसेंशियल घोषित करके परमिशन दी है। आपने शादी के लिए 50 आदमी का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अब आपको बताऊं कि जो शादी का हॉल है 1,500 से 2,500, 3,000 स्क्वायर फुट का, उसमें भी 50 आदमी है, और जो 15, 20,000, 30,000 स्क्वायर फुट का हॉल है उसमें भी आपको 50 आदमी हैं। ये कहाँ का कोई भी तरह से किधर भी फिट नहीं मतलब बैठता है। आपको चाहिए कि हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से BMC के पास हर एक हॉल का गुमाश्ता है जिसमें सिटिंग कैपेसिटी और उसका स्क्वायर फुट एरिया सब लिखा होता है, मेंशन होता है। आपके पास हर चीज़ है। आपको चाहिए कि हॉल की कैपेसिटी का 50%, 50 भी नहीं तो 40% कैपेसिटी का आपको परमिशन देनी चाहिए। जैसे 100 की कैपेसिटी वाला है उसको 40, 200 की कैपेसिटी वाला है उसको 80, 500 की कैपेसिटी वाला हॉल है उसको 200। अगर उससे बड़े हॉल हैं 1000 के जो ग्राउंड्स हैं उनमें भी आपको अपर लिमिट रखनी चाहिए, सब्जेक्ट को 200 या 250, इससे ऊपर कोई भी नहीं होगी। लेकिन ये आपको जो बना के देते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ 50 का जो गेस्ट लिस्ट है उसमें सिर्फ हॉल की बात नहीं है। इस जो वेडिंग है उनके साथ में बहुत सारे जो काम धंधे वाले हैं वो जुड़े हैं, जिनका 1 साल से पिछले काम बंद है। एक शादी में आपको डेकोरेटर और उसका स्टाफ, केटरर और उसका स्टाफ, फोटोग्राफर उसका स्टाफ, बैंड वाला और बहुत सारे हेल्पर, ये सब का और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको एक शादी से पूरा काम मिलता है। आपको चाहिए कि ये गाइडलाइन लाएं, हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से शादी के जो गेस्ट हैं उनको करना चाहिए। आपने बात की डॉक्टर्स की कमी की। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उनसे, और मुंबई में खासकर बाकी कॉरपोरेशंस भी है, मुंबई के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उनसे
पता कराएं कि पिछले जून जुलाई के बाद कितने डॉक्टर्स की इन्होंने निविदाएं मंगाई हैं कि भाई हमको डॉक्टर्स रिक्रूट कराने हैं। कितनी बार आपने ये एडवर्टाइजमेंट पेपर में दी हैं या ऑनलाइन दी हैं, उसमें से आपको कितनों के एप्लीकेशंस आए और कितनों को आपने रखा है। अगर तो आपने एप्लीकेशंस दी है, डॉक्टर नहीं आए, तो हम समझ सकते हैं। अगर आपने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं की है तो ये भी गौर करने वाली बात है कि आपने कौन कौन से डॉक्टर्स की जो ज़रूरत है या मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, उन सब की एप्लीकेशंस जून के बाद, जुलाई के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट ने दी है या नहीं दी है। ये हमको आप पता करके आप अपने स्टाफ को बोलिए कि जनता के सामने पेश करें। एक भारतवासी के नाते और खासकर इस गौरवशाली महाराष्ट्र के सिटीजन के नाते, और उस साथ ही साथ हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी का एक डाई हार्ट फैन और उनके फॉलोअर के नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आपके सरकार में जो सहयोगी हैं, जिनका काम ही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनकी परछाई से बाहर आइए। जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए और व्यापारियों के हित के लिए ऐसे फैसले लीजिए जो कोविड की सुरक्षा भी करे और जनता की रोजी रोटी भी चले। ये आपको फैसला लेना चाहिए। आपका जो दायित्व है ठाकरे सरनेम के नाते, महाराष्ट्र के हित के नाते, आपको वो करना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो डिसीजन है उसको एक बार फिर से रिवाइज करके आपके जो प्रशासन है उनको बताइए कि ये दुख तकलीफें आ रही हैं, व्यापारियों को ये आ रहा है, और जो घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं उनको भी तकलीफें हैं। उसके लिए रिवाइज आपको गाइडलाइन बनानी चाहिए। और मैं अपने सब जो नागरिक हैं, व्यापारी जो भाई हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आज नहीं तो कल या तो लॉकडाउन खुलेगा या तो रिवाइज जो इनके गाइडलाइंस आएंगे। हमको भी चाहिए कि जब भी ये खुले हमको मास्क को भी कंपलसरी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कंपलसरी रखनी है, और जो सरकार ने बोला है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं और स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं कि घड़ी घड़ी हाथ भी धोने हैं और स्वच्छता भी रखनी है। ये सब हमको जब भी ये चालू करें हमको करना है। और मैं आपसे अंत में यही दरख्वास्त करूंगा कि जनहित के नाते ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हर एक जनमानस तक ये पहुंच सके। धन्यवाद। भारत माता की जय।